हमारा? हाँ जी, क्या आपको स्क्रीन शो हो गई है? जी सर। ओके, हमारा सब्जेक्ट का ही नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अब सब्जेक्ट में पहला टॉपिक भी है इंटरनेशनल बिजनेस की इंट्रो। ठीक है, जो इंटरनेशनल बिजनेस वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, इंटरनेशनल प्लस बिजनेस। अब इंटरनेशनल का मतलब क्या है? इंटरनेशनल का मतलब है बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री। बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री, जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज हैं उसके बाद का एरिया, उसके आगे का एरिया क्या कहलाता है? इंटरनेशनल कहलाता है। ये बात तो सभी को पता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा किसको बोलते हैं? बियॉन्ड द नेशनल। जो हमारी राष्ट्रीय सीमा से आगे की जो सीमा है वो कहलाती है हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, अब इंटरनेशनल का मतलब वास्तव में क्या होता है हम पढ़ते हैं। ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया की फिजिकल बाउंड्री है। हमारी फिजिकल बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं भैया कोस्टल लाइन और बेस लाइन। हमारे जो मैप में फिजिकल बाउंड्री दिखा रखी होती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोस्टल लाइन या फिर बेस लाइन। ठीक है, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल बाद में समझिए 22 किलोमीटर तक का एरिया, 22 किलोमीटर तक का एरिया कहलाता है TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, भारत का समुद्री भाग। यहां तक भारत है, यहां तक, इस लाइन तक भारत है। इस लाइन तक आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो वो कहलाएगा डोमेस्टिक। बट बियॉन्ड दैट लाइन, अगर इस लाइन से पार जाओगे, इस लाइन से पार जाओगे तो वो कहलाएगा इंटरनेशनल। ये समुंदर आ गया, इसके बाद सी एरिया आ गया। हाँ जी, ये भारत का मैप है। भारत के मैप की लाइन को, जो फिजिकल बाउंड्री है, हम उसको बोलते हैं कोस्टल लाइन या फिर बेस लाइन। ठीक है, उसके बाद पानी का 12 नॉटिकल माइल, क्योंकि एक नॉटिकल माइल में 1.83 किलोमीटर होता है, तो ओवरऑल 22 किलोमीटर तक का एरिया। हाँ जी सर, ये पीछे वाला। हेलो, ओके ओके, मैं स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूँ। सर, ये हमारा 12 जो किलोमीटर सब्जेक्ट वाला है इंटरनेशनल, हाँ मैं बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस, दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरनेशनल प्लस बिजनेस। आप होल्ड ऑन करना जी एक बार। हेलो, हाँ जी, इंटरनेशनल बिजनेस में जो इंटरनेशनल का मतलब बताया वो बताया बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्री, यानी कि राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर की दुनिया कहलाती है अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल। परंतु हमारे मुताबिक नेशनल और इंटरनेशनल क्या है? ठीक है, ये हमारा क्या है? इंडियन मैप है। ये इंडियन मैप की जो फिजिकल बाउंड्री है, ये फिजिकल बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं कोस्टल लाइन। ये हमारी कोस्टल लाइन है,
इसी को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से 22 किलोमीटर तक का एरिया, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि एक नॉटिकल माइल में 1.83 किलोमीटर होता है, तो ओवरऑल 12 नॉटिकल माइल या फिर 22 किलोमीटर कहें तो वो एरिया कहलाता है TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। समुद्र का जो हिस्सा हमारा अपना है TWI, वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहलाता है। इसके बियॉन्ड जाकर जो भी आप काम करेंगे वो बन जाएगा इंटरनेशनल, क्योंकि उसके बाद समुद्र आ जाता है। समुद्र का 22 किलोमीटर तक का एरिया तो हमारा है, परंतु समुद्र में भी उसके बाद जाकर आप कोई व्यापार करते हैं तो वो व्यापार कहलाता है अंतरराष्ट्रीय। आपका TWI तक का जो व्यापार है वो है डोमेस्टिक, उसके बियॉन्ड का एरिया या व्यापार कहलाएगा इंटरनेशनल। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आई? यस सर। कोई भी ऐसा हो जिसको ये चीज बेस लाइन ना समझ में आई हो? आ गया सर। ओके, सर TWI की क्या बताई थी फॉर्म? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा एक्सएम की स्टार्ट होगी। कोई भी व्यापार करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाएगा, परंतु तीन चीजों के लिए हमें 370 किलोमीटर तक का एरिया में व्यापार अलाउड है। तीन चीजों के लिए हमें 370 किलोमीटर यानी कि 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया व्यापार करने के लिए अलाउड है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? वो तीन चीजें हैं जी, ये फिशिंग, माइनिंग और एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन। दोबारा से समझिए, हमारा यहां तक का एरिया TWI तक का एरिया डोमेस्टिक कहलाता है। उसके बाद का एरिया में कोई व्यापार करेंगे तो वो अंतरराष्ट्रीय बन जाएगा। परंतु तीन चीजों के लिए, तीन काम के लिए 370 किलोमीटर या फिर 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया में भारत का व्यापार करना वो है डोमेस्टिकली कहलाएगा। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? वो तीन चीजें हैं फिशिंग, माइनिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन का जो काम है वो 370 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर कर सकते हो, और वो एरिया कहलाता है EEZ। EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। कहानी गड़बड़ाई तो नहीं है? गड़बड़ा गई? हाँ जी, नो सर। सभी को आ गया? देखिए, हम स्टार्टिंग से दोबारा एक बार वाली कहानी में आपको बता रहा हूं। ये है हमारा भारत। ये जो लाइन मैंने खींची है ये फिजिकल बाउंड्री है हमारी। ये फिजिकल बाउंड्री हमारी कहलाती है कोस्टल लाइन, ठीक है, और बेस लाइन। फिर यहां से यहां तक, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल या 22 किलोमीटर, ये बीच का एरिया कहलाता है सारा। ये वाला ये कहलाता है TWI। समुद्र का जो हिस्सा हमारे पास डोमेस्टिक तौर पर कहलाएगा वो कहलाएगा TWI, ठीक है। यहां तक का एरिया डोमेस्टिक है। इसके बाद का एरिया, इसके बाद का एरिया, इसके बाद यहां तक का व्यापार डोमेस्टिक है। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल, 370 किलोमीटर का एरिया हमें अलाउड है तीन काम के लिए समुद्र के अंदर, और वो एरिया कहलाता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक तो फिशरी, दूसरा ऑयल एक्सप्लोरेशन, तीसरा हमारा कौन सा था? तीन चीजों के लिए अलाउड है, माइंस के लिए, ठीक है। तो यहां तक का एरिया
ब्लू लाइन तक का एरिया डोमेस्टिक है, इसके बियॉन्ड जाके हम लोग कोई काम करेंगे तो वो वैसे तो इंटरनेशनल कहलाएगा, परंतु तीन चीजों के लिए समुद्र के अंदर 370 किलोमीटर तक हमें अलाउड है व्यापार करना, और वो डोमेस्टिक ही व्यापार कहलाएगा। उस एरिया को 370 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, वो कहलाएगा हमारा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तीन चीजें कौन सी है? फिशरी, ऑयलिंग और माइंस। अब समझ में आया इंटरनेशनल का मतलब? जी सर। कोई ऐसा हो जिसको ना आया हो? यहां से कंप्लीट 370 किलोमीटर EEZ कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस वर्ड का मीनिंग तो सभी को क्लियर है, क्या होता है बिजनेस? मैंने उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट में बताया था। हाँ जी, बिजनेस का मतलब समझने से पहले किसी भी चीज की सबसे पहले हमें अराइज होती है नीड, आवश्यकता महसूस हुई तो एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी दो प्रकार की होती है हमारी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा मेन मोटिव क्या होता है? वेलफेयर होता है। समझ में आई मेरी बात? बिजनेस के अंदर, ठीक है, सबसे पहले नीड अराइज होती है हमारी। नीड के अराइज को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी दो टाइप की है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमारा मेन मोटिव वेलफेयर करना होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर हम प्रॉफिट अर्न करना हमारा मेन मोटिव होता है। इसके तीन पार्ट मैंने बताए थे बिजनेस वाली क्लास में, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद बिजनेस को फर्दर बाइफरकेट किया था अपन ने इंडस्ट्री और कॉमर्स में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके अंदर अलग अलग इंडस्ट्री को मैंने बांटा था, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, प्राइमरी के फर्दर पार्ट्स बताए हुए हैं बिजनेस वाली क्लास में। वैसे इंडस्ट्री का मेन मोटिव होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। इंडस्ट्री के प्रकार बताए थे, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया। आगे कॉमर्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड, ठीक है। ट्रेड और सहायक क्रियाएं जो ट्रेड को पूरा करने वाली होती हैं, ठीक है। वैसे बिजनेस का मतलब आपको मैंने एक लाइन में बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बट ये सेल किस बेसिस पे होनी चाहिए थी? रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। और मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बिजनेस का मतलब था। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन प्रोडक्शन, प्रोविजन ऑफ फॉरेन सर्विसेज इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज एटसेट्रा। यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम कुछ भी लेन देन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का करते हैं, प्रोडक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, सर्विसेज होगी, टेक्नोलॉजी होगी, वो सारे का सारा क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया में क्या क्या शामिल है? इंडिया में बताया TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, वो किसके तहत शामिल है? कस्टम एक्ट 1962 के तहत। कस्टम एक्ट 1962 डिफाइन करता है कि इंडिया टू इंक्लूड क्या शामिल है इंडिया के अंदर? TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, पानी वाला क्षेत्र, सी एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स या 22 किलोमीटर एरिया मेजर्ड फ्रॉम द कोस्टल लाइन। ये आपको मैंने मेजर करके बताया था। क्या भारत का मीनिंग समझ में आएगा कि भारत के अंदर क्या शामिल है? जी सर। उसके बाद तीन टर्म मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, सॉरी ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, इंडिया में भारत में आउटसाइड इंडिया से कुछ लेके आना। इंपोर्ट, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट का मतलब बताया था कि किसी देश से खरीद के एज इट इज किसी तीसरी कंट्री को बेच देना, वो कहलाता है एंटरपोर्ट। ट्रेड इन विच इंपोर्टेड गुड्स आर री एक्सपोर्टेड विद और विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग और रीपैकेजिंग क्या कहलाता है? एंटरपोर्ट कहलाता है। समझ में आया मेरी बात? यस।
उसके बाद प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग दो टर्म्स आती हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है अगर रॉ मटेरियल भी आप प्रोड्यूस करते हो, फिनिश गुड्स बनाने के लिए अगर रॉ मटेरियल भी आप प्रोड्यूस करें तो वो कहलाता है प्रोडक्शन। अगर रॉ मटेरियल परचेज करते हो तो वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या आपको इन दोनों का मतलब डिफरेंस पता था? क्या आपको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच डिफरेंस पता था? तो प्रोडक्शन रॉ मटेरियल खरीदो फिनिश गुड्स बनाने के लिए अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। समझ में आई बात यहां तक? सर रिपीट करना। मैं कह रहा हूं प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल भी आप खुद प्रोड्यूस करते हो, हाँ जी। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल किसी बाहर की यूनिट से परचेज करते हो। जी जी। हाँ जी, सभी को समझ में आया यहां तक? यस सर। उसके बाद भारत क्या करना चाहेगा? भारत एक्सपोर्ट को तो प्रमोट करना चाहेगा, परंतु इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहेगा। ठीक है, भारत क्या करता है? अनकरेज करता है एक्सपोर्ट को और डिस्करेज करता है इंपोर्ट को। इसलिए इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए ड्यूटी लगाता है किसके ऊपर? इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। अब इंपोर्ट ड्यूटी कैसे निकलती है? वो निकलती है वैल्यू इनटू रेट करके। रेट कहां डिसाइड होता है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। अभी पीछे एक कस्टम एक्ट आया था जो TWI डिसाइड करता है, 1962। ठीक है, ये कस्टम टैरिफ एक्ट रेट डिसाइड करता है 1975। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट। CIF निकलती कैसे है? फ्री ऑन बोर्ड प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्राइट, ये तीनों जोड़ के। इंडिया क्या करता है? एक्सपोर्ट को तो अनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। भारत क्या करता है? भारत क्या करता है? एक्सपोर्ट को तो अनकरेज करता है परंतु इंपोर्ट को डिस्करेज करता है। इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए भारत क्या करता है? इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। अब इंपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? वो वैल्यू इनटू रेट करके निकलती है। रेट कहां डिसाइड होती है? रेट और डिसाइड होती है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के मुताबिक। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट, CIF बोलते हैं इसको। CIF निकलता कैसे है? फ्री ऑन बोर्ड प्लस इंश्योरेंस चार्जेस प्लस फ्राइट। अब इंपोर्ट ड्यूटी, ये ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है कि इंपोर्ट ड्यूटी तो चार्ज होती है CIF वैल्यू पे, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी यूजुअली एग्जम्प्ट होती है वैसे ये, परंतु अगर चार्ज होगी भी तो ये FOB, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू पे चार्ज होगी। इंपोर्ट ड्यूटी CIF वैल्यू पे लगती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी वैसे तो कोई लगती नहीं, परंतु जिन चीजों की स्कैर्सिटी ही हमारे देश में होगी, स्कैर्सिटी हमारे देश में होगी, उन चीजों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देता है कभी कंट्री, वो लगेगी हमेशा FOB वैल्यू पे। समझ में आई मेरी बात यहां तक? हाँ जी जी सर। सर ये इससे पीछे वाला नहीं मुझे पता चल रहा, ये क्या बताया था रेट वैल्यू वाला? मैंने बताया कि भारत इंपोर्ट को तो डिस्करेज करता है, एक्सपोर्ट को अनकरेज करता है। इसलिए इंपोर्ट को कम करने के लिए वो ड्यूटी लगाता है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। इंपोर्ट ड्यूटी निकलती है वैल्यू इनटू रेट करके। रेट डिसाइड होती है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग। वैल्यू होती है CIF। CIF निकलता कैसे है? फ्री ऑन बोर्ड प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्राइट लगा के। ठीक है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगती है CIF वैल्यू पे। एक्सपोर्ट ड्यूटी वैसे तो नील होती है, कभी लगती नहीं, परंतु चार्ज होती है तो वो FOB वैल्यू पे की जाती है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टेड गुड्स की कुछ कैटेगरी हैं। इंपोर्टेड गुड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? वो कैटेगरी है, सबसे पहले प्रोहिबिटेड।
नाम से पता लग रहा है कि जिन चीजों का इंपोर्ट अलाउड ही नहीं है। सेकेंड है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड्स, एडिशनल लाइसेंस नीडेड है, अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। तीसरा है कैनलाइज्ड गुड्स, परचेज थ्रू एसटीई, एसटी का मतलब है स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, जैसे एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब एसटीई का एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि पहले वाली है प्रोहिबिटेड, बिल्कुल मनाही है, आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते। सेकंड है रिस्ट्रिक्टिव, कुछ मनाही है, एडिशनल लाइसेंस लोगे, अथॉरिटी से परमिशन लोगे तो खरीद सकते हो। तीसरी होती है कैनलाइज्ड, कैनलाइज्ड का मतलब है भैया कोई चैनल बनाओगे, चैनल बनाओगे और बीच में कोई बिचौला डालोगे, बिचौला भी सरकारी होगा। जैसे स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीदो। अब आपने ईरान से पेट्रोल खरीदना है, आप एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होने के नाते नहीं खरीद सकते, वो बीच में कोई ना कोई सरकारी एजेंसी आएगी, जैसे मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आ जाएगी। कोई फूड रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदना है तो बीच में एफसीआई आ जाएगी, एसटीसी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आ जाएगी। इंपोर्ट करने के मामले में ये बीच में बिचौलिए का काम करेंगे। उसके बाद है फ्री गुड्स, फ्रीली इंपोर्टेबल, ओनली आईईसी, सिर्फ आईईसी नीडेड है। आईईसी का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए मस्ट नीडेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस। क्या यहां तक की कहानी किसी को समझ में ना आई हो तो बताओ। हाँ जी, बीच में ना आपकी आवाज क्रैक हो गई थी। कहां से क्रैक हुई? ये कैनलाइज्ड से ऊपर वाला। कैनलाइज्ड से है, रिस्ट्रिक्टिव गुड होती है। रिस्ट्रिक्टिव गुड्स वो गुड्स होती है, इसके लिए एडिशनल लाइसेंस नीडेड होता है, अथॉरिटी अपॉइंट करनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के अलावा लाइसेंस लेना पड़ता है। तीसरी होती है कैनलाइज्ड, कैनलाइज्ड में कोई बिचौला बीच में डालना पड़ता है, क्योंकि विदेशों से माल आ रहा है तो विदेशों से माल लाने के लिए कोई ना कोई चैनल बनेगा, चैनल बीच में अलाउ होगा। अगर फूड रिलेटेड कोई मामला है तो बीच में आएगा एफसीआई, अगर मिनरल रिलेटेड कुछ मांग रहे हो, मंगवा रहे हो, तो मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बीच में क्या करेंगे, इनके थ्रू मंगवाना पड़ेगा, अपने इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो वाली गुड्स होती हैं कैनलाइज्ड। चौथी होती है फ्रीली इंपोर्टेबल, फ्रीली इंपोर्टेबल गुड्स के लिए सिर्फ आपको आईईसी नीडेड होता है। आईईसी का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नीडेड होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। हाँ जी, अब बताओ यहां तक कहानी सेटल हुई या नहीं हुई? हो गई सर, डन। ओके, अब सरकार क्या करती है, एक्सपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट कुछ बैरियर लगाती है। सरकार ने क्या करना है, आपके इंपोर्ट ट्रेड को क्या करना है, कम करना है। उन कम करने के लिए सरकार कुछ बैरियर लगाती है। बैरियर दो टाइप के होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। जो टैरिफ बैरियर होते हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है प्राइस के ऊपर, जो नॉन टैरिफ बैरियर है उनका इंपैक्ट पड़ता है क्वांटिटी के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बिहाफ पर कौन से बैरियर हो सकते हैं। सबसे पहला है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है, कि ऐसा टैक्स है जो लगाया जाता है कंट्री ऑफ ओरिजिन के द्वारा। जनरली एक्सपोर्ट ड्यूटी नील होती है, बट इन केस ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ गुड्स, जिन चीजों की आपके पास ही कमी है और आपके लोग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी हाई लेवल पर। जैसे ऑयल सीड्स, कॉफी और ऑनियन हमारे पास कम रहते हैं, हम उनको एक्सपोर्ट करें फिर भी, तो उस एक्सपोर्टर के ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी काफी हाई लगेगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है ओरिजिन कंट्री के द्वारा। आपको याद रखने वाला जो पोर्शन है वो यही है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है। एक्सपोर्ट ड्यूटी वो टैक्स
होता है जो ओरिजिन कंट्री के द्वारा लगाया जाता है, लेविड बाय द ओरिजिन कंट्री। जिस कंट्री में माल बना है उसी कंट्री में लगाया जाता है। वैसे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी नील होती है, परंतु फिर भी जिन चीजों की स्कैरसिटी रहती है उन चीजों को एक्सपोर्ट किया जाए तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, और मोस्टली ये हाई रहती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को कम करना चाहेंगे, क्योंकि भारत में ही कमी पूरी नहीं हो रही उस चीज की। सेकंड है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है डेजिग्नेशन कंट्री के द्वारा, ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट जाके रुकेगा उस कंट्री के द्वारा लगाई जाती है। इट इज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन ए कमोडिटी originated in the country by the country other the which the product is designated। मतलब जिस कंट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस होने वाली कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में क्या लगता है, टैक्स लगाया है जो, वो कहलाती है इंपोर्ट ड्यूटी। जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उस कंट्री के द्वारा अपनी कंट्री में इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, बाधित करने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है वो कहलाती है इंपोर्ट ड्यूटी। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे कौन सा, सबसे पहला स्पेसिफिक ड्यूटी। जो ऐसी ड्यूटी जो यूनिट के बिहाफ पर और फिजिकल कैरेक्टर के बिहाफ पर लगे, जैसे 20 रुपए प्रति किलो ड्यूटी लगी, कोई सामान आ रहा है, कोई लिक्विड आ रहा है, कोई भारी भरकम सामान आ रहा है, उसके ऊपर जो ड्यूटी है वो उसकी यूनिट के हिसाब से लगेगी या फिर फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से लगेगी। जैसे मैं कहता हूं 20 रुपए किलो, 20 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। सेकंड है एड वैलोरम, बहुत बार पेपर में आती है, टैरिफ लेविड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ आइटम, आइटम की वैल्यू के बिहाफ पर। जैसे 1000 रुपए की चीज है, 10%, जितने की मर्जी चीज हो उसके ऊपर ड्यूटी लगेगी, 10% लगा दी। जैसे अपन ने ऊपर तो यूनिट के हिसाब से थी, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर, यहां ओवरऑल चीज कितने की है उसके हिसाब से। तीसरी है कंबाइंड और कंपाउंड, वैल्यू और फिजिकल कैरेक्टर दोनों के बिहाफ पर जो लगती है। पहले बताई ऑन द बिहाफ ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बिहाफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कि ओरिजिन कंट्री के द्वारा लगाई जाती है। सेकंड बताई इंपोर्ट ड्यूटी जो डेजिग्नेटेड कंट्री के द्वारा लगाई जाती है। फिर आ गया ऑन द बिहाफ ऑफ द क्वालिफिकेशन, 3 ड्यूटी, स्पेसिफिक, एड वैलोरम और कंबाइंड। स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है फिजिकल कैरेक्टर और यूनिट के हिसाब से, एड वैलोरम लगती है वैल्यू ऑफ द आइटम के हिसाब से, कंबाइंड लगती है दोनों के हिसाब से। तीसरा हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, उद्देश्य क्या है हमारा। सबसे पहला है रेवेन्यू टैरिफ। इसका उद्देश्य होता है कलेक्टिंग सब्सटेंशियल रेवेन्यू। बहुत से कंट्रीज का जो मेन मकसद होता है, उद्देश्य होता है, वो जनता के लिए फंड कलेक्ट करना होता है, सॉरी पैसा कलेक्ट करना होता है, रिवेन्यू। इस ड्यूटी को लॉ लगाया जाता है ताकि लोग इंपोर्ट करने के लिए क्या हो, प्रेरित हो, मोटिवेटेड हो और सरकार को ज्यादा रिवेन्यू जनरेट हो। सेकेंड है प्रोटेक्टिव टैरिफ। इसका उद्देश्य होता है प्रोटेक्शन देना होम इंडस्ट्री को बाय रिस्ट्रिक्टिंग और एलिमिनेटिंग द कंपटीशन। प्रोटेक्टिव टैरिफ आर टू हाई। ये अपनी होम इंडस्ट्री को विदेशी कंपटीशन से बचाने के लिए हम लोग जो ड्यूटी लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव टैरिफ। ये काफी ज्यादा मात्रा में लगाया जाता है ताकि लोग इंपोर्ट ना करें और हमारी डोमेस्टिक कंपनियों के साथ कंपटीशन ना बढ़े। थर्ड वन है एंटी डंपिंग। कोई मेरे को डंपिंग बताएगा क्या होता है? डंपिंग, डंपिंग क्या होती है? डंपिंग डंप कर देना किसी चीज को, कोई भी ऐसा सामान जो आप जिसको भारत में तो सस्ता बेचते हो, सॉरी भारत में महंगा बेचते हो,
और विदेशों में सस्ता बेचते हो, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डंपिंग। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है आपने। आपने क्या किया, कोई कंपनी ऐसा कर रही है कि मान लो विदेशों से कोई कंपनी भारत में आके इंडस्ट्री लगा के सस्ता सामान बेचे। अब भारत में रह के वो काम करेगी तो इंपोर्ट तो करेगी दूसरे देश से, तो उसके इंपैक्ट को खत्म करने के लिए अपन ने हैवी ड्यूटी इंपोज कर दी, एडिशनल ड्यूटी लगा दी डंपिंग के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए। वो बोलते हैं एंटी डंपिंग। से लेस प्राइस पे लेके आ रहा है ना, यहाँ फिर महंगे पे बेचेगा, तो हम उसको कवर अप करने के लिए ये लगा रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, सुनिए, अब कोई प्रोडक्ट भारत में बना, आप इंडिया की इंडिया तो महंगा बेच रहे हो, विदेशों में सस्ता बेच रहे हो। अब विदेशी तो इस बात से तंग हो जाएंगे ना, हाँ जी। तो विदेशी सरकार हमारी डंपिंग के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इनके ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगा देगी इनके ऊपर। अब ड्यूटी लगेगी तो सस्ते वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो डंपिंग का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वन है काउंटर वैलिंग। इसका उद्देश्य होता है नलिफाई द बेनिफिट ऑफर्ड कैश असिस्टेंस और सब्सिडीज बाय द फॉरेन कंट्री। किसी कंपनी ने या किसी कंपनी की या किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने या किसी कंपनी ने कह दिया कि भैया आप भारत में जाकर कंपनी लगाओ, जो भी नुकसान होगा उसके लिए सब्सिडी हम आपको देंगे। अब सब्सिडी का नुकसान अगर सरकार भरपाई कर रही है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी सस्ता बेचेगी यहां आकर, क्योंकि उसका लॉस की भरपाई तो सरकार कर रही है या फिर फॉरेन में बैठी हेड ऑफिस वाली कंपनी कर रही है। तो इसके सब्सिडी और असिस्टेंट के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम जो एडिशनल ड्यूटी लगाते हैं वो कहलाते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। ठीक है, मैंने बताया आपको ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज 4 तरह की रिवेन्यू टैरिफ। यहां हमारा मेन मकसद होता है रिवेन्यू इकट्ठा करना, इसलिए हम ये वाली ड्यूटी लो लगाते हैं। सेकंड है प्रोटेक्टिव, यहां हमारा मेन मकसद होता है होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, ये हाई लगाई जाती है। एंटी डंपिंग होता है कि डंपिंग के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम जो ड्यूटी लगाते हैं वो एंटी डंपिंग। काउंटर वैलिंग होता है सब्सिडीज और असिस्टेंट, कैश असिस्टेंट के बेनिफिट को, इंपैक्ट को खत्म करने के लिए हम जो ड्यूटी लगाते हैं उसको बोलते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटी। ये भी एडिशनल होती है, एडिशनल ड्यूटी होती है, ये भी सब्सिडीज के इंपैक्ट को खत्म करने के लिए लगाई जाती है। फिर ट्रेड जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड टैरिफ है जो, उसके बिहाफ पर लास्ट है हमारा ट्रेड रिलेशन के बिहाफ पर सिंगल कॉलम टैरिफ, सभी कंट्रियों के साथ सेम रेट से एप्लीकेबल करना, सेम इंपोर्ट ड्यूटी लगाना सभी कंट्रियों पर, वो कह रहा था सिंगल ट्रेड कॉलम टैरिफ। कुछ के लिए डबल कॉलम, डबल कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मित्र कंट्री हैं, फ्रेंड्स कंट्री हैं, उनके ऊपर तो कम रेट से ड्यूटी लगाना, परंतु जिनके साथ हमारी कम बनती है, ठीक है, उस पर हाई रेट से ड्यूटी लगाना। जैसे पाकिस्तान, चाइना, उनके माल पर हाई रेट से ड्यूटी लगा देना। जिनके साथ हमारा फ्रेंडली कंट्री है, जिनके साथ हमारा व्यापार बिलेटरल होता है, आना जाना बढ़िया रहता है, उनके ऊपर तो कम रेट से ड्यूटी लगाते हैं। परंतु जिनके साथ हमारा 36 का आंकड़ा है, जिन कंट्रीज के साथ, उनके साथ डबल कॉलम टैरिफ चलता है, वहां महंगी ड्यूटी लगाई जाती है, दूसरे के साथ लोअर ड्यूटी लगाई जाती है। समझ में आया फर्क? यस सर। अब जो मैंने कहा कि जिनके साथ हमारा बिलेटरल ट्रेड होता है वो कंट्री कहलाती है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। जिन नेशन के साथ हमारा बहुत अच्छा प्रेम प्यार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से चलता है, वो कहलाती है MFN। ठीक है, अब एक वर्ड आता है टेरिफिकेशन। टेरिफिकेशन का मतलब क्या है, एफर्ट टू कन्वर्ट ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड into bound tariffs and to reduce their tariff over time. A bound tariff is one which has a ceiling beyond which is cannot be increased.
टैरिफिकेशन का मतलब होता है नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना। टैरिफ बैरियर को नॉन टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? टैरिफिकेशन कहलाता है। हाँ जी, यहां तक समझ में आया? यस। ओके, उसके बाद है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर ज्यादा खतरनाक है। जो टैरिफ बैरियर थे उनका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा था? जो टैरिफ बैरियर है उनका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा था? क्वांटिटी, उनका इंपैक्ट पड़ रहा था प्राइस पे, प्राइस और पे। इनका हाँ, इंपैक्ट पड़ेगा क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे। ठीक है, इनका इंपैक्ट पड़ेगा क्वांटिटी पे, मतलब क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी। सबसे पहला ही है हमारा कोटा सिस्टम। अ कंट्री में फिक्स इन एडवांस द लिमिट ऑफ इंपोर्ट दैट वुड बी अलाउड फॉर इंपोर्ट वेरियस कंट्रीज। एक कंट्री क्या कर सकती है, इन एडवांस में ही लिमिटेड इंपोर्ट फिक्स कर देगी भी आपने दूसरी कंट्रीज को सिर्फ इतना ही इंपोर्ट करना है। तो वो भी क्या है, हमारे ऊपर एक तरह की रिस्ट्रिक्शंस है, एक तरह की हमने क्या बना दिया, बैरियर बना दिया ये भी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। आपने क्या कह दिया, मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया, फिक्स कर दिया और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गुड्स को। डोंट कन्फर्म टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है भैया उनका इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। आपने एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया या डिसाइड कर दिया कि इस स्टैंडर्ड की गुड्स है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज इंपोर्ट नहीं कर सकते। थर्ड है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। कुछ चीजों को कह दिया कि भैया आप उन्हीं चीजों का इंपोर्ट कर सकते हो जिन चीजों में डोमेस्टिक कंटेंट यानी कि रॉ मटेरियल कहां से लगा है, हमारे देश से गया हो। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। अगर कहता है कोई बिजनेस है वो रिसीव करता है बेल आउट पैकेज, मस्ट परचेज डोमेस्टिक कंटेंट रेदर देन इंपोर्ट एल्सवेयर। कोई भी कंपनी इस अंकल को कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं ना इस अंकल को? हाँ जी, विजय माल्या एक जीता जागता एग्जाम्पल है किसी भी कंपनी के डूबने के बाद दिवालिया इंसॉल्वेंट होने का। कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होने की कगार पर हो और वो गवर्नमेंट से लोन की डिमांड करे, हेल्प की डिमांड करे, तो सरकार उसको इस शर्त पर हेल्प करे कि भैया जो भी चीजें आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, वो बाहर से प्रोडक्ट इंपोर्ट ना करके यहीं से खरीदेंगे, तब जाके आपको हेल्प दी जाएगी। और उस हेल्प दी गई पैकेज का नाम कहलाता है बेल आउट पैकेज। आपने क्या कर दिया, कोई कंपनी डूब रही थी, उसको सहायता या हेल्प देने के लिए एक शर्त लगा दी कि जिन चीजों का आप इंपोर्ट करते हैं उसमें लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो कंटेंट क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक होना चाहिए, तभी आपको सहायता दी जाएगी। उस दौरान दी गई हेल्प क्या कहलाएगी, बेल आउट पैकेज कहलाएगी। समझ में आया? जी सर। एक सेकंड रुकना, होल्ड। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। अगला है प्रोडक्ट लेबलिंग। अब उनको अपन ने ये भी शर्त लगा दी कि स्पेसिफिक लेबलिंग ऑन द ऑफ द प्रोडक्ट एंड लैंग्वेज शुड बी लोकल।
गुजरात में आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, गुजरात वाले कर रहे हैं तो गुजराती लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी। तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दी कि प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग भी लोकल लैंग्वेज में हो तो अगला कहेगा यार छोड़, हम इंपोर्ट ही नहीं करते। फिर है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, इंसिस्ट ऑन ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ऐसा आपने जो पैकिंग करनी है वो रिसाइकलेबल हो, जिसको दोबारा रीयूज किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है काउंसिल फॉर्मेलिटीज, एम्बेसी की फॉर्मेलिटी पूरी होनी चाहिए। अगर विदेशी से माल आ रहा है तो समुद्री जहाज से माल आ रहा है तो शिपिंग डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, इनवॉइस सर्टिफाइड होना चाहिए स्टेशन के द्वारा, एक्सपोर्टिंग कंट्री के द्वारा, मतलब जितनी भी तरह की कागजी कार्रवाई होती है इट शुड बी फुलफिल, कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, importer has to ensure that adequate foreign exchange is available for import of goods through RBI। आरबीआई के थ्रू क्या उसके पास इतने फॉरेन एक्सचेंज या पैसे हैं जितने उसने इंपोर्टर को पे करने हैं, वो भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। अब ये भी एक माल मंगवाना हो 2 नंबर में तो वो कैसे कंफर्म करेगा, ये भी एक समस्या खड़ी कर दी। नेक्स्ट लगा दी अदर नॉन टैरिफ बैरियर, हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो सेफ्टी और हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। टेक्निकल फॉर्मेलिटीज, एनवायरमेंटल रेगुलेशन सारे फॉलो करने पड़ेंगे, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो दूसरों की सेहत को खराब करता हो। फिर वर्ड आ गया टैरिफिकेशन, पहले भी आया था, नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, टैरिफिकेशन कहलाता है। अब अदर नॉन टैरिफ बैरियर में एक आया एम्बार्गो, एक आया ब्लॉकेड। एम्बार्गो में क्या करते हैं हम नेशनल इंटरेस्ट के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए बैन कर देते हैं ऑल या सेवरल कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे एट प्रेजेंट चाइना के ऊपर अपन ने कर रखा है, कुछ प्रोडक्ट के ऊपर बैन कर देना। अगर कंप्लीट बैन कर दोगे तो ब्लॉकेड कहलाएगा। हाँ जी, ये था आपका इंटरनेशनल बिजनेस का इंट्रोडक्शन। कौन कौन ऐसा सज्जन है जिसको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो आ सर ये क्या है लास्ट वाला? ब्लॉक, ये अदर नॉन टैरिफ बैरियर, अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। एक तो है एम्बार्गो, एम्बार्गो में हम कंप्लीट बैन नहीं करते, कुछ चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं इंपोर्ट करने पर। और ब्लॉकेड में क्या करते हैं, कंप्लीट बैन कर देते हैं कि इस कंट्री से तो इंपोर्ट ही नहीं करना। ओके, डन है भैया सभी को? हाँ जी सर। कोई ऐसा, निकिता, निशा, प्रीति, नेहा, शिवानी, गीता, सभी को अच्छे से समझ में आया? यस ठीक है, इस चीज थोड़ा आईबी है, एक बार और सुन लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम। ठीक है, बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी, रिवाइज करनी पड़ेगी। हाँ जी, आप लोगों में से किसी ने कोई टॉपिक तैयार किया? नेहा आपने करना था। ज्वाइन किया क्लास को और मैंने हाँ जी, किया ही नहीं सर। सर मैं किया ही नहीं मैंने क्लास भी सर अभी ज्वाइन की है, मैं तो इसकी रिकॉर्डिंग सुन लूंगी अब। चलो। सेकंड हम पढ़ रहे थे कैपिटल गेन, क्या होता है कैपिटल गेन? सर ये उसका है टैक्स का। हाँ जी, शिवानी जी आपने पीछे वाली क्लास नहीं थोड़ा हो। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही शिवानी जी। सर मैं बोल रही हूँ कि कर रही हूँ मैं, पीछे वाला ये नहीं किया, यहाँ तक नहीं पहुंची अभी। अभी पहुंचे नहीं? नहीं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो जितना मिल रहा है मैं कर रही हूँ। एक दो ही रहती है ना क्लासेस। आज आगे बढ़े फिर। हाँ जी सर देखिए। ओके,
कैपिटल गेन के बारे में मैंने बताया था कि जब भी हम कोई फिक्स सेट्स का ट्रांसफर करते हैं या सेल करते हैं, उसको सेल करने से हमें जो बेनिफिट होता है वो कहलाता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो टाइप का बताया था, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आया था कैपिटल असेट्स। कैपिटल असेट्स को ट्रांसफर करने पर जो गेन होता है। अब कैपिटल असेट्स क्या होती है? किसी भी तरह की लैंड, बिल्डिंग कैपिटल असेट्स कहलाती है। फिर ये बताया था कि कुछ चीजें कैपिटल असेट्स नहीं होती, जैसे कोई पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल इन द सेंस कि कपड़े हैं, फर्नीचर है, ये कैपिटल असेट्स नहीं होते। परंतु कुछ चीजें पर्सनल होती हैं तो वो कैपिटल असेट्स होती हैं। अब मैंने कहा कि कैपिटल असेट्स होती हैं। कैपिटल असेट्स में बताया कि लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गई, ये कैपिटल असेट्स होती हैं। फिर बताया कि कौन सी नहीं होती। नहीं में बताया कि कपड़े, फर्नीचर, मतलब उस वर्ड को मैंने नाम दे दिया पर्सनल चीजें। पर्सनल चीजें कैपिटल असेट्स नहीं होती, परंतु पर्सनल में कुछ चीजें आती हैं जो कैपिटल असेट्स होती हैं, जैसे ज्वेलरी। आपकी ज्वेलरी किस में आती है? कैपिटल असेट्स में आती है। तीनों चीजों में फर्क समझ में आया? मैंने कहा कि कैपिटल असेट्स क्या होती है? कैपिटल असेट्स होती है लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। फिर आना था कैपिटल असेट्स क्या नहीं होती? पर्सनल चीजें कैपिटल असेट्स नहीं होती, कपड़े हो गए, फर्नीचर हो गया। परंतु पर्सनल की कुछ चीजें कैपिटल असेट्स होती हैं, जैसे ज्वेलरी। ठीक है, अब इनको ट्रांसफर करने से आपको जो गेन होता है वो गेन कहलाता है कैपिटल गेन। ठीक है, अब कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर कोई असेट्स आपने 36 महीने तक रखी है, कोई असेट्स 36 महीने तक रखी है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाती है। 36 महीने से ज्यादा रखी है तो लॉन्ग टर्म कहलाती है। अब 36 महीने तक रखी गई असेट्स को सेल करोगे तो भैया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 36 महीने से ज्यादा रखी गई असेट्स को सेल करोगे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। फिर उसके बाद बताया था ट्रांसफर क्या होता है। ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना। वो बेचने के कई लॉजिक बताए थे, सेल करना, एक्सचेंज करना, कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया, मैच्योरिटी और रिडम्पशन एटसेट्रा, ये बताया था। उसके बाद टैक्स लगता है ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर्स को छोड़कर, एक्सेप्ट ऑन इक्विटी शेयर्स, यूनिटी ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, इनको छोड़ के लगेगा 20%। अगर इक्विटी वाला मामला हो तो उसके ऊपर लगेगा 10%। एंड अबव 1 लाख, 1 लाख से ऊपर 10% लगेगा। 1 लाख तक मामला एग्जम्प्ट है। दो चीजें बताई मैंने। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप शेयर वगैरह को शामिल नहीं कर रहे तब तो लगेगा 20%। अगर आप शेयर वगैरह के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग रहे हो तो 1 लाख से ऊपर लगेगा 10%। 1 लाख तक मामला एग्जम्प्ट रहता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नॉट एप्लीकेबल, जब आपने पे ना किया हो, तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज एडेड टू योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स पेड इज टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब। जब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, जो जब शॉर्ट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ना एप्लीकेबल हो, तब आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट को नॉर्मल इनकम में शामिल कर लिया जाएगा। और नॉर्मल इनकम में जिस प्रकार नॉर्मल स्लैब से टैक्स लगता है उसी प्रकार टैक्स लग जाएगा। और जब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हो तब लगेगा 15%। चार बातें बताई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर नॉर्मली पूछे तो 20% लगता है, परंतु शेयर वगैरह शामिल नहीं करने। अगर शेयर वगैरह के ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगा रहे हो तो उसमें आपके ऊपर 10% लगेगा, और जो लगेगा वो 1 लाख से ऊपर लगेगा, 1 लाख से ऊपर की अमाउंट पे लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे नहीं किया तब आपकी जो इनकम मानी जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से वो नॉर्मल मानी जाएगी और नॉर्मल इनकम में ऐड कर लिया जाएगा।
और स्लैब के मुताबिक टैक्स लग जाएगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है तो जिसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल होता है तो उस पर लगेगा गेन 15%। क्या आपको मेरी कहानी यहां तक समझ में आई? जी सर। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ये आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लगता है, कोई इंडेक्सिंग नहीं होती इसमें। इंडेक्सिंग का वर्ड का मतलब बताया था मैंने कि पास्ट की वैल्यू को प्रेजेंट इन्फ्लेशन के मुताबिक लेके आना। वर्ड इंडेक्सिंग का मतलब बताया था कि पास्ट की वैल्यू को प्रेजेंट में करंट इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक मेजरमेंट करना या कैलकुलेट करना कहलाता है इंडेक्सिंग। अब ये क्या कहता है कि नो इंडेक्सिंग कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। जो आपका एक चीज नोटिस करनी है यहाँ पे कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, अगर गेन होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी तो हो सकता है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसकी भरपाई आप लोग कर सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। दूसरी बात, जो 80C से 80U तक की डिडक्शन है वो इसमें से नहीं मिलती। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से नहीं मिलती। मैंने कहा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% है, यहां इंडेक्सिंग नहीं की जाती। इंडेक्सिंग का मतलब होता है पास्ट की वैल्यू को प्रेजेंट इन्फ्लेशन के मुताबिक कैलकुलेट करना। फिर यह बताया कि जो 80C से 80U तक की डिडक्शन है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से नहीं मिलती, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको आप लोग सेट ऑफ कर सकते हो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से। फिर लॉन्ग टर्म के ऊपर 20% लगता है, लॉन्ग टर्म की इंडेक्सिंग होती है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सिर्फ सेट ऑफ किया जा सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कवर अप किया जा सकता है, इसमें डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती। गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन आर कैलकुलेटेड डिफरेंटली फॉर असेट्स हेल्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अलग कैलकुलेट होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए अलग कैलकुलेट होता है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में ये रही। लॉन्ग टर्म वाला कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले जितने में आपको एसेट्स बेचोगे, अब इस बेची गई एसेट्स में से आप कुछ चीजें घटा दोगे, कुछ एक्सपेंडिचर किस नाम के, वो ब्रोकरेज, कमीशन, ये घटा दोगे। ठीक है, उसके बाद वो आ जाएगी नेट सेल वैल्यू। नेट सेल्स वैल्यू में से घटाओगे इंडेक्स्ड कॉस्ट, जितने में आपने कोई एसेट्स एक्वायर करी होगी उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट, कोई इंप्रूवमेंट करी है तो उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट, लेस कर देंगे कोई खर्चे हुए हैं ट्रांसफर या सेल पे, फिर जो बचेगा वो एलटीसीजी बचेगा। सेम काम एसटीसीजी पे करोगे, परंतु एसटीसीजी में इंडेक्सिंग कॉस्ट नहीं लिखोगे। क्या आपको ये एलटीसीजी और एसटीसीजी कैलकुलेट करना आया? जी सर। अब यहां पे एक वर्ड है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कितना लेना है ये डिपेंड करेगा एक रूल के ऊपर। ठीक है, उसको आप बेशक बाद में लिख लेना, कोई जगह नहीं है। चलो यहीं पे मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते किससे है। हमें क्या दे रखा होगा, कोई भी असेट्स आप लोग बाय करोगे उसके बाय करने की डेट दे रखी होगी।
ठीक है, उसकी दो वैल्यू दे रखी होगी, एक तो वैल्यू दे रखी होगी कॉस्ट जितने में खरीदी है, एक दे रखी होगी फेयर मार्केट वैल्यू। और भैया हमें कौन सी लेनी है हमें थोड़ा पता है। दो वैल्यू दे रखी होगी, एक तो कॉस्ट जितने में खरीदी है, दूसरी वैल्यू दे रखी होगी एफएमवी फेयर मार्केट वैल्यू। अब हमें कौन सी लेनी है, हमें कौन सी लेनी है ये डिसाइड करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे एक रूल। ठीक है, अगर कोई असेट्स बिफोर 1/4/2001, ये असेट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, शेयर वगैरह के बारे में नहीं, असेट्स, और है आफ्टर 1/4/2001। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अगर कोई असेट्स आपने 1/4/2001 से पहले खरीदी है तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। मैंने कहा कोई एसेट्स आपने 1/4/2001 से पहले खरीदी है तो उसकी दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, दूसरी मिलेगी फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, 1/4/2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, इन दोनों में से जो मोर होगा, ठीक है, वो हमारी मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्यूजिशन। क्या आप मेरी बात समझ पाए? सर रिपीट करना प्लीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कोई एसेट्स आपने 1/4/2001 से पहले खरीदी हो तो उस केस में आपको दो वैल्यू गिवन मिलेंगी, एक तो मिलेगी एक्चुअल कॉस्ट जितने में बाय की होगी, दूसरी वैल्यू होगी 1/4/2001 को फेयर मार्केट वैल्यू। जो दोनों में से ज्यादा होगा वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। बताओ भाई, ओके। डन है? हाँ जी। सेकंड पॉइंट, 1/4/2001 के बाद एक्चुअल कॉस्ट है जो will be considered as cost of acquisition। मतलब 1/4/2001 के बाद खरीदी है तो एक्चुअल कॉस्ट ही ले लेनी है आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के नाम की। हाँ जी, किसी को समझ में ना आया हो पॉइंट तो बताओ। फिर यहाँ पे जो कॉस्ट, दोनों में से जो मोर वाली कॉस्ट सिलेक्ट होगी उसकी इंडेक्सिंग करेंगे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में एज इट इज ले लेंगे। लॉन्ग टर्म में तो करेंगे इंडेक्सिंग इस कॉस्ट की, शॉर्ट टर्म में एज इट इज ले लेंगे। उसके बाद एक शब्द ऊपर लिख रखा था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब ये भी कौन सी लेनी है, इसके बारे में भी भैया रूल है। सर इंडेक्सिंग शॉर्ट टर्म में करनी है लॉन्ग टर्म में होगी? इंडेक्सिंग लॉन्ग टर्म में करनी है जी हमेशा, ओके। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सिंग नहीं होती। दूसरी बात, दूसरा वर्ड आया हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके बारे में भी वही दो मामले हैं। बस इतना ध्यान रखना कि अगर बिफोर 1/4/2001 है, कोई भी इंप्रूवमेंट करवाइए। इंप्रूवमेंट करवाने का मतलब है कि मान लीजिए कोई घर था 3 से 4 कमरे का, नया किचन डाल दिया, नया बाथरूम डाल दिया, एक कमरा डाल दिया, ये आपने इंप्रूवमेंट कर दी। अगर वो इंप्रूवमेंट आपकी हुई है बिफोर 1/4/2001 तब उस इंप्रूवमेंट की कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना।
अगर वही इंप्रूवमेंट हुई है आफ्टर 1/4/2001 तब कंसीडर करना है। कंसीडर क्या करना है, अगर कंसीडर करोगे लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सिंग कर दोगे, शॉर्ट टर्म होगा तो एज इट इज ले लोगे। अब ये दो रूल किसको समझ में नहीं आए मेरे को बता दो। हाँ जी, कोई ऐसा हो आप लोगों में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट समझ में ना आया हो? आ गया है सर। हाँ जी, अब आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ। ये मैंने बताया कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे की कहानी तो सिंपल है इसमें, ठीक है। अब ये फिर वही ऐसा ही लिख रखा है, सेम चीज रिपीट कर रखी है, ठीक है। ये भी रिपीट कर रखी है कि कैसे क्या क्या मामला घटाना है, कैसे कैसे घटाना है, ठीक है। ये भी है, ये एलटीसीसी के बारे में है। फिर आएगा आपको ना लास्ट में, जैसे मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या एसटीसीसी हुआ, या तो इसके ऊपर सीधा टैक्स दे दो, ठीक है, या फिर क्या करो, सरकार के कहे के मुताबिक एग्जम्पशन लेनी है। अगर आपने एग्जम्पशन लेनी है सरकार के कहे के मुताबिक तो अंडर सेक्शन 54 में डाल दो पैसे। अब ये अंडर सेक्शन 54 क्या है? सरकार के कहे के मुताबिक पैसे डालने की एक खजाना है, या फिर उनके कहे के मुताबिक चलना है, तब आपके पैसे टैक्स से बच जाएंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब मेरे को एक छोटी सी बात बता दीजिए, क्या ये आ गया इंडेक्सिंग का फॉर्मूला? इंडेक्सिंग का फॉर्मूला क्या है? चलो 2001 हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर का इंडेक्स होता है 100। फॉर एग्जांपल 2022 में बैठे हैं, 2022 का इंडेक्स मान लो 350 है। कोई असेट्स यहां पे 1 लाख रुपए की खरीदी थी, उसकी इंडेक्सिंग करें तो क्या बनेगा? उसकी इंडेक्सिंग करें तो ऐसा मामला बनेगा 1 लाख, वैल्यू थी 100 के मुताबिक, आज वैल्यू निकालनी 350 के मुताबिक, 2 जीरो काट दी तो वो 3.5 लाख होगी। ये इंडेक्स कॉस्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। इंडेक्सिंग करनी आई? जी। ओके, अब ना मैंने ये इंडेक्सिंग का तो मामला वही है, इसको पढ़ लेना, मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैंने ना काफी सारे सेक्शन 54 को लिखवाना है, आप बताइए, कुछ चीजें लिखवानी है, कुछ इसी में से भी काम चल जाएगा। 54 बी, हाँ जी, लिखने का काम भी है और इसी में से पढ़ने का काम भी है। बताएं आज करना है कल करना है? इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 54, वो रह गया, बाकी सारा चैप्टर की कंप्लीट है मेरी तरफ से, वो मैंने लिखवाने हैं, कुछ हद तक लिखवाने हैं और कुछ इसी में से काम चलाएंगे। बोलो। कल करा देना सर। आप कोशिश करना कि यहां तक पढ़ के आओ सारा, जी। ठीक है। हाँ, मैंने जो लिखवाना है वो कल मैं आपको लिखवाऊंगा, क्योंकि इसमें तो थोड़ा ऊट पटांग दे रखा है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे से मैं उसको लिखवाऊंगा आपको। हाँ जी, 2 मिनट की ब्रेक है, मैं गला गिला कराऊं, इतने आप लोग रिलैक्स कीजिए।
हाँ जी, मैंने स्टार्ट तो पेपर 1 का भी करना था आज, पर कल करेंगे उसका पेपर 1 का भी। इतने आप ये निपटा लीजिए। हाँ जी, एमसी क्या करें? जी सर। एमसी क्या उसका क्या सीन करना है, आपको क्वेश्चन नंबर और उसके सामने अपना आंसर अपने पेपर पे लिख लेना है। लास्ट में मैं स्कोर पूछूंगा तो आपको वहां से पता लगेगा कितने सही कितने गलत। ठीक है, स्टैट के हम लोग एमसी क्या कर रहे थे। पंद्रह एमसी क्या कर दिए थे। ये पहला एमसी क्या। हाँ जी, बनाइए इसको, शाबाश, फटाफट। डन सर। ओके, इसका राइट आंसर है बी। बी मार्क कर लेना, अपना आंसर भी लिख लेना और राइट आंसर भी लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए। डन। सभी का डन। हाँ जी, बताओ सभी। डन सर। ओके, इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 18 हाँ जी, डन। यस सर। कि इसका राइट आंसर है सी। अरे रे रे रे। ये तो डेफिनेशन आ गई, ये आ गया 19 नंबर।
हाँ जी, डन। हाँ जी सर। आंसर डी। बीस नंबर क्वेश्चन। हो हाँ गया जी, सर। हो गया। ओके, इसका राइट आंसर है बी। बनाओ 21 नंबर। हो गया सर। इसका आंसर है ए। ट्वेंटी टू। हो गया सर। सभी का। हाँ जी। इसका है बी। 23 नंबर। डन। हाँ जी, डन। यस सर, डन। सभी ने कर दिया। आंसर सी। हाँ जी, 23 हो गया।
24 और 25 है ये। क्या है ऊपर वाले का आंसर? कौन से का? ऊपर वाले क्वेश्चन का 23 का। सी। हाँ जी, डन। यस। 24 का सी, 25 का बी। ये रहा 26 नंबर। सर पीछे करना 1 मिनट, लास्ट वाला 2500। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, डन। आंसर डी। 27। डन। सभी ने कर लिया? यस सर। ओके जी, आंसर इज सी, 28। डन। यस सर। यस। डी। 29। डन। सभी का डन?
ओके, राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये रहा। हाँ जी, सभी का डन हो गया? हाँ जी सर, डन। ओके, देन राइट आंसर इज डी। ठीक है, अब आउट ऑफ 15 अपना स्कोर बताएं। स्कोर लिख के मार्क करके भेजें, यहाँ पे कमेंट करें एक बार। ईमानदारी से करना है, धोखा किया तो खुद से धोखा होगा वो। गीता 12, शिवानी 11। निकिता जी आपके? मैंने नहीं की, मेरे बीच में रह गए। सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन समझाना जरा, ये क्या है इसका आंसर? If x and y are independent random variable, then standard deviation of x and y is equal to st is equal to the under root, ये लगा लो। ये वाला वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y बनेगा कब? जब दोनों के दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होंगे। और SD कैसे निकलेगा? SD निकलेगा स्क्वायर रूट वेरिएंस ऑफ x जमा वेरिएंस ऑफ y। समझ में आ गई बात? Yes. हाँ जी, आया समझ में? कहानी यहां तक सेट है? हाँ जी सर, ठीक है। कल करेंगे इससे आगे। बाद में ये एमसीक्यू सारे करने के बाद आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है सर। सर ये कैपिटल गेन का दूसरा लेक्चर था ना आज? हाँ जी, कैपिटल गेन का दूसरा। ठीक है। अब हम लोग जो पेपर 1 में स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में हमारे। जब भी पेपर 1 स्टार्ट होगा डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे। दिशाएं, ठीक है। वैसे ऑन पेपर जब भी हम लोग मैप क्रिएट करते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब,
पश्चिम। ठीक है, ये हमारी 4 मेन दिशाएं होती हैं, इन्हीं के बीच में से दिशाएं निकलती हैं हमारी। एक निकलती है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, एक निकलती है यहाँ पे साउथ ईस्ट, एक हमारी यहां से निकलती है नॉर्थ सर वो वेस्ट। पर नॉर्थ ईस्ट नहीं होती है ऐसे, कहाँ पे? सॉरी, नॉर्थ जैसे ईस्ट सर है। नॉर्थ है इधर ईस्ट है हाँ ना, हाँ तो फिर वो हाँ, नॉर्थ वेस्ट क्यों कहते हैं उसको? अरे गलत लिखी गई बेटा मेरे से। नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है इधर वाली। ठीक है, ये बीच वाली होती है हमारी साउथ वेस्ट। ये 8 दिशाएं होती हैं हमारी। ठीक है, वैसे 4 होती हैं मेन, परंतु ये 8 दिशाएं होती हैं हमारी। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, यहां से यहां तक की दिशाएं, यहां से यहां तक नॉर्थ वेस्ट ही रहता है, फिर यहां से यहां तक साउथ ईस्ट, फिर यहां से यहां तक साउथ वेस्ट, फिर यहां से यहां तक नॉर्थ वेस्ट रहता है। अब आपको एक चीज नहीं ये लग रही कि जब हम लोग अब एक चीज आपको नहीं यहां पे लग रही कि मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं, तो कितने डिग्री मूव कर रहा हूं, कोई बता सकता है? 90 डिग्री। 90 है सर। यानी कि अगर हम नॉर्थ से 90 डिग्री मूव कर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ईस्ट। थोड़ा ठीक है, और 90 करेंगे तो साउथ आ जाएगा। यस। अगर हम यहां से सिर्फ 45 डिग्री मूव करते हैं तो हम कौन सी डायरेक्शन में होते हैं? नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में। अगर 90 डिग्री करके तो ईस्ट आ गया, अगर 45 डिग्री करते तो नॉर्थ ईस्ट आता। ठीक है, अब देखो इस स्क्रीन आपको दिख रही है। अब स्क्रीन में क्या है कि जो स्क्रीन का राइट है वो आपका राइट है, जो स्क्रीन का लेफ्ट है वो आपका लेफ्ट है, राइट? ऐसा ही है ना? हाँ जी। जो सामने पिक्चर का राइट है वो आपका राइट है, जो आपका लेफ्ट है वो आपका लेफ्ट है। यानी कि नॉर्थ के राइट पे कौन बैठे हैं? ईस्ट। नॉर्थ के लेफ्ट पे कौन बैठे हैं? वेस्ट। अब ऐसे ही अगर मैं ईस्ट के राइट पे पूछूं तो ईस्ट का राइट ये नीचे वाला, लेफ्ट ये ऊपर वाला। ईस्ट के लेफ्ट पे नॉर्थ है, राइट पे साउथ है, उल्टा हो जाएगा। राइट पे नॉर्थ है और लेफ्ट पे क्या है? साउथ है। क्या आपको ये चक्कर समझ में आया? यस। ठीक है, इसी के बिहाफ पर हमारे क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, जो हम डायरेक्शन वाले करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे, उसके भी कम से कम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ जी, तो ये आज की सेवाएं यहीं समाप्त करें फिर। हाँ जी। तो चलो चलते हैं।